नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। युद्ध अपराधी नेतन्याहू और दुनिया में आतंक के प्रतीक के रूप में तब्दील होते जा रहे इजराइल ने अब सारी सीमाएं लांघ दी हैं। मानवता का संहार करने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। ईरान की तरफ से खत्म अल अनबिया, जो आईआरजीसी हेडक्वार्टर जहां से रोज बयान जारी होते हैं, खासकर युद्ध काल में हो रहे थे, फिर युद्ध विराम के समय ठंडा पड़ गया। पिछली रात में जो घमासान हुआ है, भयंकर युद्ध और मिसाइलों की बारिश हुई है, उसके बाद वहां से एक बयान आता है और वो बयान बहुत ही गंभीर बयान होता है पूरी दुनिया के लिए। ये ईरान, अमेरिका, इजराइल, लेबनान और मिडिल ईस्ट के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए, पूरी मानवता के लिए बहुत गंभीर खबर होती है, क्योंकि ये खबर दुनिया में महाविनाशक युद्ध की तरफ जाने के संकेत देने वाली खबर। परमाणु युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ जाएगी, इधर संकेत करने वाली ये खबर होती है। और इस खबर की असली परीक्षा आज रात में है। आज की रात, क्योंकि 90 दिनों की खामोशी के बाद पिछली रात में ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए चार चार शहरों पर इजराइल के, और इजराइल के कब्जा वाले जो लेबनान के इलाके हैं वहां उन सभी जगहों पर हमले किए, मिसाइलें दागी। आज की रात अगर पिछली रात की पुनरावृत्ति हुई, फिर रिपीट हुआ, तो फिर महाविनाशक युद्ध को कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि इजराइल ने लेबनान में फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया। फास्फोरस बम ये आप केमिकल वेपन की कैटेगरी में रख सकते हैं, केमिकल वेपन। और केमिकल वेपन पूरी दुनिया में ये प्रतिबंधित हैं। इसे मानव समाज की सभ्यता के विनाश की वजह माना जाता है, इसलिए प्रतिबंधित है। उस फास्फोरस बम का लेबनान में इजराइल ने इस्तेमाल किया, फास्फोरस बम गिराया है, यह आरोप ईरान की तरफ से लगाया गया है। और उसी के बाद पिछली रात में भीषण संग्राम, जो अमेरिकी एयरबेस पर हमलों की खबर के साथ खत्म हुआ, मतलब पिछला दिन। अब अगला दिन, मतलब अगला दिन मतलब युद्ध का अगला फेज आज की रात। अगला दिन मतलब मैं कल के दिन की बात नहीं कर रहा हूं, रात। जो ये रात ही महत्वपूर्ण है, अहम है। मैं आपको जरा दिखा दूं खबर और सुनवा देता हूं। सुनवाने में आपको, चलिए पहले खबर दिखाऊं, ब्रेकिंग, फिर बताते चलेंगे। ब्रेकिंग लाइए जरा, ये ब्रेकिंग देखिए, जो ईरान की आईआरजीसी ने इजराइल के नेवातिम और तेल नोफ जैसे एयरबेसों को निशाना बनाया। ये है तो इजराइल के एयरबेस, ये नेवातिम और तेल नोफ। लेकिन इस वक्त जब से युद्ध शुरू हुआ है, अमेरिका के तमाम, चाहे बेन गुरेन हो चाहे ये दोनों हो, इन सभी एयरबेसेज पर अमेरिकी संसाधन मौजूद हैं। अमेरिकी फाइटर जेट से लेकर के तमाम लॉजिस्टिक इन्हीं जगहों पर अमेरिका ने रखा हुआ है। तो इन दोनों पर भी हमले की खबर है। अब मैं आपको खत्म अल अनबिया के जो कमांडर की तरफ से आई है ब्रीफिंग, जिसमें फास्फोरस बम की बात है, वो सुनवाता हूँ। आगे इसको फिर सुना करके चर्चा करेंगे भाव के साथ भी, लेकिन पहले सुनिएगा। और नीचे, क्योंकि भाषा तो समझ में आएगी नहीं हमें, वो फारसी, नीचे जो ट्रांसक्रिप्ट चल रहा है अंग्रेजी में, उस ट्रांसक्रिप्ट को बिल्कुल आप चला दो ऑडियो धीमा करके। ट्रांसक्रिप्ट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द एग्रेसिव जियोनिस्ट regime, by repeatedly violating the ceasefire, is increasing its atrocity against the oppressed people of Lebanon day by day. रोज ये बढ़ा रहा है एग्रेशन, with the green light and support ऑफ क्रिमिनल अमेरिका, अमेरिका के सहयोग से। अब देखते जाइए, सब एक एक आप देखिए। ऑडियो खोल दो, थोड़ा ऑडियो खोल दो, हो सकता है कुछ लोग ईरान में भी مرتکب جنایات جنگی می‌گردد. با وجود هشدارهای قبلی جمهوری اسلامی ایران، رژیم کودککش صهیونیستی با عبور از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان، ضاحیه بیروت را هدف قرار داده است. قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در ضاحیه بیروت، اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی مورد هجوم قرار می‌دهیم.
ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد. सुना आपने फास्फोरस बम के बारे में थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन बता दूं, जो इंफॉर्मेशन मौजूद है आपको कहीं भी आप सर्च करेंगे। फास्फोरस बम विशेष रूप से सफेद फास्फोरस या व्हाइट फास्फोरस, ये अत्यंत विनाशकारी और विवादास्पद रासायनिक हथियार, हमने कहा था ना केमिकल वेपन, इसी केमिकल वेपन के नाम पर इराक को मिटा दिया, इन सब ने तबाह कर दिया। केमिकल वेपन किसके पास है, कौन रख के बैठा इस्तेमाल कर रहा है? इजराइल। उसको दुनिया में रहने का क्या हक? इराक को उसी केमिकल वेपन के नाम पे तबाह किया। जहां जहां ये सब घुसे उसी केमिकल वेपन के आड़ में घुसे। ये जो फास्फोरस बम होता है, ये हवा के संपर्क में आते ही खुद ब खुद जल उठता है, स्वतः जल उठता है। ऑक्सीजन के साथ तेजी से इसका रिएक्शन होता है और ये 815 डिग्री से 1500 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी और घना सफेद धुआं पैदा करता है। 815 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस, सोचिए 100 डिग्री सेल्सियस में पानी बॉयल होता है हमारा, 815 मतलब खाक हो जाए क्षण भर में इंसान, उतना। युद्ध के मैदान में प्राथमिक उद्देश्य सैनिकों की गतिविधियों को छिपाने के लिए स्मोक स्क्रीन बनाना, दुश्मन के ठिकानों को रोशन करना, तमाम जो है। हालांकि इंसानों और पर्यावरण पर इसके भयानक प्रभावों के कारण इसे सबसे क्रूर हथियारों में गिना जाता है। क्रूर हथियारों में सफेद फास्फोरस हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलते ही सुलगने लगता है और तब तक जलता रहता है जब तक कि ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी तरह खत्म न हो जाए। यानी जिस इलाके में इसका इस्तेमाल होगा, टेम्परेचर 800 से 1500 तो वैसे ही आदमी को पानी बना दिया, खत्म कर दिया, एकदम खाक कर देगा। उसके अलावा ये तब तक जलता है जब तक ऑक्सीजन की सप्लाई ना खत्म हो जाए, इसको ऑक्सीजन मिलना ना बंद हो जाए। यानी उस इलाके की पूरी ऑक्सीजन सोख लेगा, पूरी ऑक्सीजन सोख लेगा, घुट कर आदमी मर जाए, इस कदर ये खतरनाक होता है। त्वचा के संपर्क में आने पर यह मांस को गलाते हुए सीधे हड्डियों तक पहुंच जाता है। इसके घाव बेहद गहरे रासायनिक बर्न जो है, केमिकल बर्न पैदा करते हैं। यदि घाव पर पट्टी बांध दी जाए तो पट्टी हटाते ही ऑक्सीजन मिलते ही दोबारा जलने लगता है, जिससे इसका इलाज करना बेहद मुश्किल होता है। मतलब अगर इसका घाव है तो पट्टी बांधे और ड्रेसिंग भी नहीं कर सकते, पट्टी हटाओगे जैसे ही ऑक्सीजन पड़ा फिर वो जल उठेगा। इसका धुआं फेफड़ों, आंखों, श्वसन तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। इसके कण रक्त प्रवाह में मिलकर लीवर, किडनी, दिल को फेल कर देते हैं। अंतरराष्ट्रीय कानूनों में इसकी वैधता, वो भी सुन लीजिए। कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स के प्रोटोकॉल 3 के अनुसार घनी आबादी वाले नागरिक क्षेत्रों में ज्वलनशील हथियारों के रूप में इसका इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित है। ये भी है, ये स्थिति है। अब सीधा चलते हैं भाव को जोड़ते हुए, जो कल रात में भीषण घमासान युद्ध हुआ है, जरा उसको इसके संदर्भ में उसको जोड़ते हुए देखना पड़ेगा थोड़ा समग्रता से खबर को। तो भाव को जोड़िए और अगले हेडलाइन साथ साथ दिखा दीजिए। ट्रंप की चेतावनी बेअसर, देखिए वहीं शुरू कर रहे हैं। ट्रंप की चेतावनी बेअसर, ट्रंप ने फोन करके मना किया फिर भी नहीं सुना। इजराइल ने ईरान के तेहरान समेत 4 शहरों को दहलाया। मिडिल ईस्ट में भीषण जंग की आहट। आगे चलिए, लक्ष्मण रेखा पार हुई। ईरान ने इजराइल पर दागी बैलिस्टिक मिसाइलें, अमेरिका को भी दी खुली धमकी। आगे चलिए, चेंज करते रहिए। ईरान के सरकारी टीवी की तरफ से जानकारी दी गई है। देखिए ईरान का एक, इस मामले में भी हम 1000 बार बोल चुके हैं कि ईरान जो सच होता है वो ऑफिशियली बताता है। ईरान के सरकारी टीवी की तरफ से जानकारी दी गई है कि इस्फहान, तबरीज और तेहरान में धमाके के आवाज सुनाई दिए हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि पश्चिमी तेहरान के करज में भी धमाके हुए हैं। इजराइल की सेना के प्रवक्ता ने कहा कि वायुसेना ने कुछ समय पहले ही पश्चिम और मध्य ईरान में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। आगे चलिए, इजरायली हमले के बाद ईरान ने अपने मुख्य हवाई अड्डे तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास का हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है।
इन हमलों के कारण ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध में एक अस्थायी युद्ध विराम तक पहुंचने की कोशिशों को और अधिक झटका लगा है। चलिए चेंज करिए। मीडिया रिपोर्ट्स में एक्सियोस के हवाले से बताया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बात की थी। खबर है कि उन्होंने नेतन्याहू से अपील की थी कि ईरान की तरफ से किए गए मिसाइल अटैक का जवाब न दें। आगे चलिए। इजराइल के अटैक के बाद ईरान का पलटवार, जेरूसलम और सेफिला में विस्फोट। यहां पर जेरूसलम सेफिला दो है। जेरूसलम सेफिला के बाद तेल अवीव और हाइफा। हाइफा का जो फिलिस्तीन से लगा हुआ, वो लेबनान से लगा इलाका, उन सब जगहों पर भी अटैक किया है, मिसाइल गिराई है ईरान ने। आगे चलिए। मिडिल ईस्ट में जंग की आहट तेज हो गई। लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजरायली एयर स्ट्राइक से भड़के ईरान और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन की बौछार कर दी। इसके जवाब में अब इजरायली सुरक्षा बलों ने ईरान के 4 बड़े शहरों को निशाना बनाते हुए एयर स्ट्राइक की है। वहीं आईआरजीसी ने भी इजरायली हमलों की पुष्टि की है। आईआरजीसी का कहना है कि इजराइल ने ईरान के कई शहरों को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। हमले के बाद पूरे इलाके में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। ताजा घटनाक्रम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने इजरायली पीएम नेतन्याहू से फोन पर बात करके ईरान के हमलों का पलटवार नहीं करने का अनुरोध किया था, जिसको इजरायली पीएम ने स्वीकार कर लिया था। हालांकि ईरान पर जो है इजराइल ने जोरदार पलटवार करते हुए हमला कर दिया। देखिए, पहले जो है इसने कहा कि हम स्वीकार कर रहे हैं और उसके बाद अटैक कर दिया। यानी ट्रंप को भी अब मतलब कहां पे रख रहा है, अपने जूते में रख रहा है। आगे चलिए। इजराइल पर ईरान हिजबुल्लाह का डबल अटैक। लेबनान से शुरू हुई तनातनी अब सीधे ईरान और इजराइल के टकराव में बदलती दिख रही है। ईरान और हिजबुल्लाह के संयुक्त हमले के बाद इजराइल में सायरन बजने लगे और सुरक्षा तंत्र पूरी तरह सक्रिय हो गया। तेहरान ने इसे चेतावनी का जवाब बताया है, जबकि इजराइल ने खतरे को टालने का दावा किया है। साथ ही कहा कि वो जोरदार पलटवार करेगा। चलिए अब अगले पे आइए। अब विजुअल्स, ट्वीट्स जो हाँ ये भी देखिए। इस बार इजरायली नेवी वॉर में उतरी। ईरान पर भूमध्य सागर से मिसाइल दाग रहा है इजराइल। ये फर्स्ट टाइम है नेवी को उतारा है। चेंज करिए। पहली बार नेवी को उतारा है। चेंज करिए। हाँ, आईआरजीसी और डिफेंस काउंसिल ने भी इसकी पुष्टि की है कि इजराइल ने इस बार अपनी नौसैनिक ताकतों का इस्तेमाल करके तेहरान, इस्फहान और तबरीज जैसे रणनीतिक शहरों को निशाना बनाया है। इस कदम ने साबित कर दिया है कि इजराइल अब ईरान को केवल हवाई हमलों से नहीं बल्कि समंदर के रास्ते से भी घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है। लेकिन अब जो है इसके आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं जरा जो ऑफिशियली वहां से सब पुष्टि की गई है। प्रेस टीवी जो सरकारी वहां का चैनल है, क्या लिखता है? फर्स्ट इमेज ऑफ ईरान कारून पेट्रोकेमिकल कंपनी इन बंदरे मसहर खुजेस्तान प्रोविंस आफ्टर बीइंग अटैक्ड बाय इजराइल। इजराइल ने जो बंदरे मसहर वहां पे कारून पेट्रोकेमिकल कंपनी है, उस पर अटैक किया है। यही अटैक ऐसे ही पिछली बार हुए थे जब युद्ध भीषण हुआ था, इसलिए हम इसको दिखा रहे हैं। विजुअल दिखाइए। पिछली बार भी युद्ध नॉर्मल मतलब चल रहा था कि एग्रेशन, रिटेलिएशन सामान्य, लेकिन जैसे ही ईरान के पेट्रोकेमिकल गैस फील्ड पर हमला हुआ, उसके बाद युद्ध भीषण हो गया था। इस बार भी इजराइल ने वो काम कर दिया है। ये जो आपके सामने है, ये जो है इसका मसहर में कारून पेट्रोकेमिकल कंपनी है, उस पर हमले की तस्वीरें हैं। आगे चलिए। Large crowd gathered at Tehran's iconic Inqilab Square, chanting in unison and calling on the IRGC aerospace commander to strike Tel Aviv. ये देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी भीड़ है। ये तेल अवीव पर यानी इजराइल पर अपने एयरफोर्स कमांडर से अपील करने के लिए उतरी है कि अब इजराइल को बख्शा न जाए, वहां पर तेल अवीव में बम बरसाए जाए। ये भीड़
ये देखिए इस्लामिक स्टेट, ये यही जो है अमेरिका और इजराइल को समझना होगा। अमेरिका और इजराइल में युद्ध के खिलाफ कि ईरान पर हमले रोको, तुम गलत रास्ते पे हो, वहां पर लाखों लोग उतर रहे हैं। अमेरिका में तो 90 लाख लोग आ गए थे एक दिन सड़क पर, इजराइल तक में सड़कों पर आ गए लोग। और ईरान में अपनी सरकार के खिलाफ, अपने देश के साथ, अपनी सरकार के साथ, अपने देश के साथ लाखों लोग सड़कों पर आ जाते हैं कि अब इजराइल को सबक सिखाने का वक्त है। और कई सारे विजुअल हैं जो अटैक के कई दिनों बाद, मतलब कई दिनों क्या, करीब करीब 90 दिनों बाद आसमान में मिसाइलों का गुच्छा दिखा जो ईरान ने दागा है। लेकिन पहले भाव के पास चलते हैं। भाव, ये युद्ध जो है थमा सा था, ट्रंप बोल भी रहा कि हम डील करीब करीब अब डन कर चुके हैं। उसके बाद ये बेरूत पर हमला, लेबनान को बार बार टारगेट करना, आखिरकार इसका मतलब, और हमारे यहाँ मैं एक बात और भी कह दूं, एक आध दशक आ गए शुरू में ही, हम मुल्ला ईरान के साथ भारत नहीं रहेगा, इजराइल के साथ हम खड़े रहेंगे। अरे भैया, तुम्हारे इजराइल के साथ दुनिया में कोई नहीं खड़ा है। जिन देशों में तुम्हारे तुम्हारे बाबूजी घूम के आए 56 वाले ना, इस महामूर्ख को नहीं समझ में आता कि यूएई, सऊदी, कतार, ये भी तो मुल्ले ही हैं। हाँ, ये कौन से हिंदू राष्ट्र हैं? ये कौन से, जिसने आपको कभी साथ नहीं दिया यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के खिलाफ? उसका साथ दोगे, उसका बाप मानोगे, और जो पाकिस्तान के खिलाफ हमारा साथ दिया उसको दोस्त नहीं मानोगे, यूएई में जाके टोपी पहनोगे। ये जो इजराइल की नाजायज औलादे हैं, ये जो ऐसा ये बात करते हैं, जितना इन्होंने कभी कुछ पढ़ा है ना कुछ देखा है। देखिए, आज के डेट में सबसे बड़ा जोकर यदि कोई देश में बना होगा विश्व में, विश्व का सबसे बड़ा जोकर, तो ट्रंप है। ट्रंप ने फाइनेंशियल टाइम्स में इंटरव्यू दिया आशीष जी, और उसने कहा कि आई डिसाइड फॉर इजराइल, आई टेक ऑल डिसीजंस, दे विल हैव टू गो बाय व्हाट आई से। इजराइल वही करेगा जो मैं कहूंगा, क्योंकि इजराइल के लिए मैं निर्णय लेता हूं, इजराइल निर्णय नहीं लेता। उसके बाद ये उसको फोन पे गाली दे चुका है, डांट चुका है, इजराइल ने अपना खेल कर दिया। इसने कहा कि इजराइल फिर ऐसे ही करेगा तो फिर इजराइल अपना खुद भुगतेगा। कहां से भुगतेगा? आपको मजबूर करेगा कि आप युद्ध में आओ। आज ट्रंप क्या बोलता है, आधे घंटे तक उसका वक्तव्य ठीक नहीं रहता, आधे घंटे में उसका वक्तव्य बदल जाता है। और ये अभी नहीं हो रहा है, लगातार हो रहा है। जब से युद्ध शुरू हुआ तब से जोक हो गया है। लेकिन अभी भी ट्रंप कंपटीशन में है नंबर 1 पे जाने के। हाँ? जो करो में नंबर 1 पर पहुंचने के लिए अभी कंपटीशन में है। अभी अरे मुझे लगता है नंबर वहां 2 तो पे है। एक जोकर मिलेगा और उस जोकर के खिलाफ जनता भी है। यहां तो जोकरों की फौज है जिसको जनता चीयर अप कर रही है। यहां तो फौज है जोकरों की। हाँ, रक्षा मंत्रालय परीक्षा करवाएगा और शिक्षा मंत्रालय रक्षा करेगा देश की। बड़ा अजीब देश हो गया ये। चलिए, क्या बताए। लेकिन एक बात है कि नेवी को इंट्रोड्यूस करके ये फुल फ्लेज वॉर शुरू हो गया। अब इजराइल का युद्ध फुल फ्लेज हो गया है। मैंने कहा था, कई मंत्री ने, कैबिनेट मंत्री से सुना था मैंने, कि समय आने पे मोदी जी इंटरवेन करेंगे और मोदी जी की सब सुनेंगे। वो समय कब आएगा ये सब लोग ढूंढ रहे हैं। कल देखिए, ये जो चल रहा है, युद्ध चल रहा है, और हमारे देश की स्थिति, अमेरिका की स्थिति, इसमें बहुत चीजें समझने में अब आईने की तरह साफ मुझे नजर आ रहा है। कल की जो भीड़ थी परसों जंतर मंतर की, उस भीड़ में मैंने आज भी पार्टी को सुन रहे, एक युवा था, उसने बड़ा क्लियर बताया। उससे रिपोर्टर ने पूछा भी, भैया वो तो नहीं हो किसी पार्टी उल्टी से जुड़े हुए? तो उसने बताया, माइक्रोसॉफ्ट में मतलब एक बहुत अच्छे सीनियर लेवल पर डेवलपर हूं।
और उसका पैकेज होगा अगर साल का तो 1,50,00,000 से ऊपर का पैकेज होगा। कब पहली बार आया हूं? 2014 में मैं बच्चा था। उसके बाद मैं बता दूं, फिर आगे बढ़ाता हूँ। कहा 2014 में बड़े ध्यान से 2 बात सुना। कहा 2014 में बच्चा था जब मोदी जी दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे, खूब कैंपेन चल रहा था, तो बच्चे में मुझे भी अच्छा लगा मोदी आएंगे, मोदी आएंगे, मोदी आएंगे। 2018 तक मुझे लगता रहा कि जो है होगा, अच्छा होगा, विश्वगुरु बनेंगे। लेकिन 2018-19 आते आते मैं बड़ा हो गया, बुद्धि आ गई मुझको, और तब समझ में आया कि ये देश को बर्बाद कर देगा। ये कहीं पर भी, मतलब पूरे देश को खोखला कर दिया, और एक एक सेक्टर गिना करके, एक एक सेक्टर कहा कि एक एक जगह पर आप चलिए, जहां जहां आप बात करेंगे वहां वहां मैं आपको बात करूं। कौन से ऐसे आंकड़े हैं जहां पर देश आगे बढ़ रहा है? जो गैर जरूरी चीजें हैं, जो इलॉजिकल चीजें हैं, हम वहीं पर आगे बढ़ रहे हैं। नफरत में, हिंदू मुसलमान में, देश को आगे बढ़ाने वाला कहीं आगे नहीं बढ़ रहा है। उसकी एक लाइन बस मुझे उसमें समझ में आई, बाकी तो सब दिन भर हम लोग बोलते हैं। कहा कि जब मुझे बुद्धि आई, मैं बड़ा हुआ और बुद्धि आई, उसी दिन से मुझे लगा कि ये आदमी इस देश के लिए ठीक नहीं है। दिक्कत है कि उसको तो बुद्धि आ गई। बुद्धि जरूरी नहीं कि उम्र के साथ था। बुद्धि कई बार आदमी पैदा होता है और चला जाता है, तब तक बुद्धि नहीं आती है। बिना बुद्धि के ही आता है, बिना बुद्धि के चला जाता है। तो वही फर्क है जो बताने वाले हैं। जिस नॉर्वे में घूम के आए वहां वांटेड है नेतन्याहू। जाके बोले हाँ, होते कि वहां पे बता देते कि अरे यार वो नेतन्याहू हमारा दोस्त है, फादरलैंड है, उसको वांटेड की सूची से फादरलैंड हटा। बोलते ना वहां पे। हाँ, हाँ, वांटेड है वहां। खैर, जरा आगे के विजुअल्स दिखा देते हैं। विजुअल दिखा दें तब। मुख्य है कि युद्ध अब जो है, अब तक बीच बीच में पटाखे फूट रहे थे, लेकिन पिछली पूरी रात बम्बार्डमेंट हुआ है, मिसाइलें जो है गिरी हैं। If Israel expands its attack on southern Lebanon or responds to Iran's retaliatory missile strikes, it will face more crushing blows. स्पोक्समैन ऑफ ईरान खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर, जो पहले भी आता था, जरा चलाइए। पहले भी ब्रीफिंग आती थी, ये ब्रीफिंग कितने दिन बाद आई है भाऊ, देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। رژیم متجاوز صهیونیستی با نقض مکرر آتش بس شرارت‌های خود علیه مردم مظلوم لبنان را با چراغ سبز و حمایت آمریکای جنایتکار و سکوت مجامع بین‌المللی روز به روز افزایش داده و با استفاده از سلاح‌های ممنوعه از جمله بمب‌های فسفوری مرتکب جنایات جنگی می‌گردد. با وجود هشدارهای قبلی جمهوری اسلامی ایران، رژیم کودککش صهیونیستی با عبور از همه خطوط قرمز و افزایش حملات در جنوب لبنان ضاحیه بیروت را هدف قرار داده است. قبلا اخطار داده بودیم در صورت گسترش جنایت در ضاحیه بیروت اهدافی را در سرزمین‌های اشغالی مورد هجوم قرار می‌دهیم. ارتش صهیونیستی باید حملات خود به جنوب لبنان و ضاحیه را متوقف نماید و در صورت گسترش حملات خود به آن منطقه و یا پاسخ به اقدام ایران با ضربات کوبنده تر و پشیمان کننده روبرو و حملات ویرانگری علیه رژیم و حامیان آن آغاز خواهد شد. इसमें सबसे बड़ी खबर क्या थी भाऊ? फास्फोरस बम का इस्तेमाल, जो कि प्रतिबंधित है दुनिया में, किसी भी युद्ध में भी नहीं इसका इस्तेमाल होता है। उस फास्फोरस बम का इस्तेमाल शुरू किया है इजराइल ने। फास्फोरस बम, जो दक्षिणी लेबनान है वहां पर फास्फोरस बम गिरा है। ये सबसे बड़ा, ये वॉर क्राइम है। इसको तो तत्काल इंटरनेशनल एजेंसी को आना चाहिए। केमिकल वॉरफेयर की तरफ जा रहा है। इजराइल इस युद्ध में सारे नियम तोड़ेगा और ये कईयों को बर्बाद करेगा, कईयों को बर्बाद करेगा। लेकिन आज इंटरनेशनल एजेंसी चुप है। यदि फास्फोरस बम गिरने के बाद भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कोई रिएक्शन नहीं, तो ये बैंक्रप्सी है। आप क्या कर रहे हो? आप एक मानव जाति को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। ये केमिकल वेपन जो होते हैं, ये इसका इम्पैक्ट कई सालों तक रहता है, कई सालों तक रहता है।
ये एटॉमिक वॉर की तरफ जाएगा आशीष, देखना आप। इसमें मिडिल ईस्ट बर्बाद हो जाएगा, पूरा पूरा बर्बाद हो जाएगा। ये फिर वही रेगिस्तान के जो काबिले संस्कृति थी, ऊंट पे चलते थे, वो स्थिति आ जाएगी। नाम लेने वाला बचेगा नहीं कोई, इतना भीषण युद्ध होगा। ये फास्फोरस एक आदमी के पागलपन से और एक आदमी के अय्याशी से पूरा विश्व युद्ध की खाई में झोंक दिया गया है। फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया जाना, ये वाकई परमाणु, आज आप फास्फोरस बम का इस्तेमाल कर रहे हो, जब एक्सट्रीम हो जाएगा तो हो सकता है कोई परमाणु बम का इस्तेमाल कर ले। जब केमिकल वेपन के पड़ गए तो न्यूक्लियर वेपन भी नहीं। और ये कह रहे थे कि केमिकल वेपन जो है वो इराक केमिकल वेपन करते हुए, कि उनके पास केमिकल वेपन है करके अमेरिका ने कर दिया, और अमेरिका का अपना दोस्त जो उसके गोद में बैठा है वो केमिकल वेपन यूज कर रहा है। अमेरिका ने भी वियतनाम में केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया था, अमेरिका खुद कर चुका है केमिकल वेपन का इस्तेमाल। चलिए जरा अगले विजुअल पर आइए। वियतनाम में भी फास्फोरस बम यूज हुआ था। अगले विजुअल पे आइए। हाँ, इब्राहिम अजीजी, चेयरमैन ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी कमिटी ऑफ ईरान पार्लियामेंट, जो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति है, वहां के जो चेयरमैन इब्राहिम अजीजी हैं, उनका स्टेटमेंट है, यूएस एंड इजराइल ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ पावर एंड फोर्स। अमेरिका और इजराइल सिर्फ ताकत की भाषा समझते हैं। सो द रेजिस्टेंस फ्रंट विल स्पीक टू यू इन द सेम लैंग्वेज। इसलिए जो रेजिस्टेंस फोर्स है वो आपसे उसी भाषा में बात करेगी जिस भाषा में आप समझते हो, जैसे ताकत की भाषा, बल की भाषा। ये इब्राहिम अजीजी का ट्वीट है, उसका इंग्लिश पे हमने आपको पढ़ के बता दिया। आगे चलिए। आगे, Iranian crowds chant God is greatest beneath a sky lit by missile trails heading for occupied Palestine। ये देखिए, फिलिस्तीन की तरफ, जब ऑक्युपाइड फिलिस्तीन की तरफ मिसाइलें दागी गई तो कैसे ईरान में जश्न हो रहा था, वो जरा विजुअल दिखाइए। विजुअल दिखाइए, मिसाइल दागी जा रही और ईरान में जहां मिसाइल अब हो गया। आप जो भी मतलब अभी अपडेट थे सब दिखा दिए। फाइनल कमेंट भाव, फिर खत्म कर इस चर्चा को। नहीं, हम तो अब ये फुल फ्लेज युद्ध हो गया। अब आप डॉलर लगातार ऊपर चढ़ता जाएगा, क्रूड की ऑयलें लगातार बढ़ती जाएगी। मुझे डर है कि ये 120, 130, 140 तक नहीं पहुंच जाए। अब डर बढ़ गया है। स्टॉक मार्केट सुबह सुबह आज फिर क्रैश हो गया है। ये लगातार दूसरा सोमवार है जहां भारत का स्टॉक मार्केट करेक्शन की जगह पे गिरता नजर आ रहा है, और आने वाले समय बहुत भीषण और संकट का होगा, ये लिख लीजिए। हम बार बार डरा नहीं रहे, हम वस्तुस्थिति बता रहे हैं। कई बार दर्शकों को लगाते होंगे डरा बहुत रहते हैं, डरा नहीं रहे भैया, जो हो रहा है वो देख रहे हैं। हमने बताया था कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ेगी, हमने बताया था कि गैस की कीमतें बढ़ाएगा, हमने बताया था कि चुनाव के बाद होगा। जब चुनाव के बीच में हमने कहा कि चुनाव खत्म होते से बढ़ेगी, तब पेट्रोलियम मंत्रालय भारत सरकार ने कहा कि अफवाह मत फैलाओ। FIR दर्ज होने लगी, जो लोग ये बोलने लगे। उसके बाद सरकार ने वही किया जो सरकार को करना था, क्योंकि सरकार के पैटर्न को अब हम इतने साल नहीं समझ पाए तो फिर मूर्ख कहलाएंगे। अमेरिका, हम बार बार कह रहे हैं, आशीष जी भी लगातार इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि ये युद्ध नेतन्याहू चाहता है, वो युद्ध खत्म करना नहीं चाहता। नेतन्याहू चाहता है कि ईरान को खत्म कर दे। नेतन्याहू का सपना है कि वो ग्रेटर इजराइल बनाए,
जिसमें पूरा फिलिस्तीन भी आ जाए, ईरान भी आ जाए, कतार भी आ जाए, कि बहुत सारे देश इकट्ठा करके वो एक ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है। स्थिति यह है कि वो अभी फिलिस्तीन से भी निपट नहीं पा रहा है। वहां पे भी आज मतलब ना हिजबुल्लाह से, ना हुती से, ना हमास से निपट पा रहा है। ईरान से पंगा लिया, ईरान लगातार टारगेट पे है। यदि अमेरिका इस युद्ध में नहीं होता तो अभी तक शायद इजराइल मैप से खत्म हो चुका होता। एक इजराइल की वजह से पूरा मिडिल ईस्ट नहीं, पूरा विश्व आज एनर्जी क्राइसिस में है। अमेरिका खुद एनर्जी क्राइसिस में है। ये मत सोचिए कि अमेरिका के पास तेल है तो खूब फ्री में दे रहा है ना, वो भी प्राइवेट कंपनियां हैं सारी। तेल की कीमत वैश्विक लेवल पे बढ़ती है तो वो क्रूड वहां पे भी बढ़ता है और वहां पे भी पेट्रोल बढ़ता है, वहां पे भी महंगाई ने हाहाकार मचाया। इजराइल के लोग नहीं चाहते युद्ध हो, अमेरिका नहीं चाहता, अमेरिका का कांग्रेस यानी पार्लियामेंट नहीं चाहता, अमेरिका का जो रिपब्लिकन पार्टी जो सत्ता में है उनके सांसद नहीं चाहते, अमेरिका के मिलिट्री के बड़े बड़े कमांडर नहीं चाहते थे जिनको निकाला गया। जितनी खुफिया एजेंसी है सबकी रिपोर्ट है कि यह खतरनाक होगा युद्ध। लेकिन क्या करें, एप्स्टीन का किया हुआ जो पाप है वो इजराइल कितने लोगों को ब्लैकमेल करेगा। क्या अमेरिका तो ब्लैकमेल होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति जो सबसे अपने आप को पावरफुल कहता है, वो कहता है कि मैं निर्णय लेता हूं इजराइल के लिए, लेकिन इजराइल ने उनके मुंह पे थूक के अपना अटैक जारी किया और एक देखते रह गए। चलिए, अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। यदि अमेरिका की मजबूरी है इजराइल, भारत की मजबूरी अमेरिका क्यों है, इजराइल क्यों है, ये भी देखना होगा। क्या फिर वही एप्स्टीन के दलाल ही युद्ध के लिहाज से अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर आज की रात, क्योंकि इस रात जो पिछली रात बीती है, पिछली रात में दोनों तरफ से मिसाइलें दागी गई हैं। आज की रात भी अगर ये कंटिन्यू हो गया, आज की रात भी अगर ये एग्रेशन बढ़ा और रिटेलिएशन बढ़ा, तो फिर इस युद्ध को कोई रोक नहीं पाएगा, फिर ये बहुत भीषण होगा। और पिछली बार 40 दिन का जो युद्ध हुआ था उससे बहुत भयावह होगा, और उस भयावहता की आग में झुलसेगा जो मेडल लेके आया था उसका देश, वो भी झुलसेगा। इजाजत दीजिए हमें, हम झुलसेंगे। झुलसने का मतलब है किसी देश को आप युद्ध में हराते हो, किसी देश को आप उसकी आर्थिक स्थिति दिवालिया घोषित करवा देते हो। चलिए इंतजार करिए, अब आज की रात पर नजर रहेगी और युद्ध ये भयावह ना हो, आज रात शांति हो जाए तो चलिए एक रात की पटाखेबाजी मान के हम भी कम से कम चैन की सांस लेंगे। इजाजत दीजिए, क्योंकि खबरें और भी हैं। आज दिल्ली में बहुत सारी हैपनिंग है, आज दिल्ली में इंडिया अलायंस की बैठक है, तो उस पर भी आते हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।